यहाँ से हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। 1933 में सिद्धांत आया था। अगर पूछता है कि ये सेंट्रल प्लेस जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था, मार्क जेफरसन ने कब किया था, 1931 में। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया है, केंद्र सह सिद्धांत किसने दिया, तो क्रिस्टालर महोदय ने दिया। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। और इनका जो ये सिद्धांत है किससे संबंधित है, आदिवासियों के वितरण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने आदिवासियों के वितरण से संबंधित जो अपना सिद्धांत देने का प्रयास किया था, ये किस शहर को चुना था, तो दक्षिणी जर्मनी का अध्ययन किया था इस सिद्धांत को देने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। संशोधन कब किया अपने सिद्धांत में, तो अपने सिद्धांत में 1966 में संशोधन पाया, किसने किया था, पास्किन द्वारा किया गया था। पास्किन महोदय ने क्रिस्टालर के सिद्धांत में संशोधन किया। देखो मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप बुक पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मेरा मेहनत कितना है इस सारी चीज़ों में, मैं जितना आपको पॉइंटली बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है क्रिस्टालर महोदय की वितरण आकार संख्या के आधार पर प्रदेशों के अधिवासों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, बताया था। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी चीज़ का वितरण हुआ अधिवासों का, उसका आकार देखो कैसा है, गोल है, ऐसा मान लो। संख्या इसके इर्द गिर्द कितनी है, 4 अधिवास है, 5 अधिवास है ले लो। और इसी के आधार पर जो भी प्रदेश में अधिवास होते हैं, मान लो इसका पहला अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन किया, तीसरा अध्ययन किया, चौथा अध्ययन किया, पांचवा अध्ययन किया, तो क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इन्होंने अधिवासियों के वितरण संबंधित सेंट्रल प्लेस थ्योरी देने का प्रयास किया था। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और इसे ये क्या कहते हैं, अधिवास भूगोल का नियम भी कहते हैं और क्षेत्रीय आर्थिक भौगोलिक नियम भी कहा जाता है क्रिस्टालर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब क्रिस्टालर की मान्यताएं देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जानना बहुत जरूरी है और ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। पहली मान्यता इनकी विकास सजाती होती है, एक रूप में समतल मैदान होता है, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन है, आर्थिक सामाजिक तत्वों के वितरण में समानता होती है। चाहे प्राकृतिक हो, मानवीय संसाधन में अन्य जितने भी आएंगे, सामाजिक आर्थिक जो भी संसाधन होंगे सब में क्या होगी, समानता होंगी। ये आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सभी दशाओं में यातायात समान और स्वतंत्र रूप में उपलब्ध तथा परिवहन व्यय दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। जो जो परिवहन बढ़ेगी उसी के हिसाब से आपका जो है व्यय भी होगा। अगर मान लो परिवहन ज़्यादा है तो पैसा भी उसी के अनुसार खर्च होगा। ये बताते हैं यहाँ पर क्रिस्टालर महोदय, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है परिवहन व्यय मांग विक्रय अर्थतंत्र आदि से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी परिवहन व्यय है, चाहे यहाँ पर विक्रय हो रहा है, ये सारी चीज़ें अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रूप में इसका जो है पैसा लगता है ले जाने ले आने का। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो पहला हमने मान्यता पढ़ लिया, अब दूसरा यहाँ पर इनकी पॉइंट समझते हैं। केंद्र स्थल एवं केंद्रीय कार्य ये क्या होता है इसको जानते हैं। पहला पॉइंट में केंद्र स्थल वो अधिवास या केंद्र होता है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी अधिवास है उसका एक केंद्र होता है, उसी को हम केंद्र स्थल कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अपने चतुर्थिक स्थित सहायक क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र के लिए आवश्यक वस्तु सेवा प्रदान करता हो। मान लो ये केंद्र है, अब यहाँ से जो भी एरिया है सहायक क्षेत्र है उसको क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे कि ये रीजन है पूरा, यह सेवा आपके एरिया है, इस केंद्र को सेवा देते हैं और एक केंद्र इनको सेवा देता है। तो इसी तरह से इनका केंद्र का निर्माण हुआ। जैसे ये मालिक है इन सारे एरिया का, इनको ये सप्लाई करता है कुछ ना कुछ चीज़ें अपने केंद्र से, और यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें इनको सहायता में मिलती रहती है। तो इसी को केंद्र स्थल कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब केंद्र स्थल के कार्य, ये सेकेंड ही पॉइंट में इसको जान लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो केंद्र स्थल में किए जाने वाले कार्यों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि मैं बोला हूँ कि ये केंद्र, इसके इर्द गिर्द सहायक क्षेत्र है, तो इस पर जो भी कार्य किए जाते हैं इसको 2 वर्ग में बांट दिया जाता है। कौन कौन से, पहला सामान्य वर्ग, कोई भी ले लो, सामान्य वर्ग हो गया। और दूसरा जो है आपका होगा विशिष्ट वर्ग। तो जो सामान्य वर्ग होता है, आपको बस ये याद रखना, ये केंद्र पर क्या होता है, निम्न अवस्था में पाया जाता है। और विशिष्ट वर्ग जो होता है केवल कुछ केंद्रों पर ही संपादित होता है। तो सामान्य वर्ग जो है जितने भी केंद्र स्थल हैं वहां पर आपको निम्न मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो विशिष्ट वर्ग है ना वो कुछ ही केंद्र पर मिलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं वहीं पर मिलते हैं। अब देखो बार बार केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो मान लो केंद्र स्थल, मान लो एक एरिया है, एक दायरा लेते हैं, ये एक एरिया है। अब केंद्र स्थल कहीं भी हो सकता है, ये जो केंद्र स्थल है यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है।
कहीं भी हो सकता है, केंद्र स्थल क्षेत्र के किसी भी एरिया में केंद्र स्थल हो सकता है। अब केंद्र स्थल क्या क्या हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मान लो कोई ग्राम है, बाजार हो सकता है, बाजार का केंद्र है, कस्बा नगर का केंद्र एक हो सकता है, महानगर का एक केंद्र स्थल हो सकता है, कोई भी। और तीसरा पॉइंट यहाँ प्रवेशी जनसंख्या वस्तु का परास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और जो ऊपर बताए वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो प्रवेशी जनसंख्या क्या होती है इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट है केंद्र स्थल की उस न्यूनतम जनसंख्या का कार्य जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए अनिवार्य होता है। तो मान लो ये कोई केंद्र स्थल है, यहाँ पर कोई ऐसी जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए जो वहाँ पर किसी ना किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य होती है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो कोई भी कार्य करे, बढ़ई के काम हो सकता है, ठेकेदारी का काम हो सकता है, न्यूनतम जनसंख्या चाहिए उस केंद्र पर, उसी को अनिवार्य माना जाता है। इसी को हम प्रवेशी जनसंख्या का पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर मान लिया गया कोई दुकान खुल रहा है जैसे कि नाई का, तो वहाँ 500 अगर जनसंख्या है तो 500 होनी चाहिए, तभी एक नाई का दुकान 4 की खोल सकता है। अगर उससे कम है, 499 लोग हैं, तो वहाँ पर नाई का दुकान नहीं खोल सकता है। इसे हम प्रवेशी जनसंख्या कहते हैं। और ये प्रवेशी जनसंख्या के 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रवेशी जनसंख्या के बाद हम वस्तु परास जान लेते हैं। रेंज है एक वस्तु का क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो देखिए जो पहले पॉइंट बताता है, यदि आप एक गेंद को हवा में फेंकते हैं तो गेंद जहां तक जाती है वो उसकी परास होगी। क्योंकि परास वो चीज़ है कि जो एक रेंज होती है, मान लो हमारी एक रेंज कैपेसिटी एक जाग्रफी यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, यहाँ तक पढ़ा सकता हूँ, ये हमारी क्या हो गई, एक रेंज हो गई। तो मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक पढ़ा, अब ये पॉइंट मेरा नहीं है तो मैं एक रेंज को बोलूँगा कि मेरा ये एक रेंज है और दूसरी पॉइंट जो है मेरी रेंज नहीं है। तो जो मेरे रेंज से बाहर है उसे हम प्रास नहीं कहते हैं। प्रास उसी को कहते हैं जो हमारे रेंज में, जिसे हमने समझा और पढ़ा है। कहते नहीं है कि ये हमारे रेंज में चीज़ें हम इसे उठा सकते हैं, ये हमारी रेंज में हम इसे बता सकते हैं। इसे हम वस्तु का रेंज कह सकते हैं कि इस वस्तु का रेंज है कि ये 3 kg वस्तु है, इसमें 10 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर वस्तु का प्रास एक रेंज, हर चीज़ का एक रेंज होता है, अपना दायरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई व्यक्ति अपने घर से केंद्र स्थल तक पहुंचता है ताकि किसी भी वस्तु को खरीद सके। अब देखो उस वस्तु का आकर्षण करने का एक रेंज है। अब व्यक्ति की आवश्यकता है कि मुझे आलू चाहिए, गोभी चाहिए, मटर चाहिए, तो वो अपने घर से केंद्र स्थल जाएगा क्या करने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो जहां तक जा रहा है वो उसकी रेंज है, और जहां तक वो वस्तु बिकने आई है वो उस वस्तु की रेंज है। क्लियर। उससे दूर हो जाए तो हो सके वो वस्तु सड़ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। या हो सके वो व्यक्ति उससे दूर उस वस्तु को बेचने ना ले जा सके, क्योंकि उसकी भी एक मजबूरी है। मजबूरी भी एक रेंज है, भैया हमको यहाँ से दूर जाना किसी चीज़ को बेचना है तो हम कैसे जाएंगे, हमारा एरिया भी नहीं है, रात हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है रेंज को, प्रास को। तो नेक्स्ट पॉइंट है वही चीज़ बताएं, हर एक वस्तु का, हर चीज़ का अपना एक रेंज होता है, प्रास होता है। जो वस्तु या सेवा प्रास है जिसे हम कहते हैं, इसकी 2 सीमाएं होती है जिसे रेंज कहा जाता है। इसकी 2 सीमा क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ऊपरी सीमा वस्तु के विक्रय की अधिकतम संभावित त्रिज्या होती है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही दूसरा पॉइंट है इस सीमा से बाहर वस्तु बहुत महंगी हो जाती है, इस कारण वस्तु का मांग समाप्त हो जाता है। तो मान लो एक केंद्र है, अब यहाँ ये वस्तु जो है यहाँ से किसी भी बड़े से एरिया से निकल के यहाँ गई, एक केंद्र से निकल के इस एरिया में गई, अब एक इसकी त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से इस वस्तु को हम इस बिंदु पर ला के बेचेंगे तो इसका जो है क्या होगा, बहुत महंगी हो जाएगी, इसकी मांग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन एरिया के लोगों के लिए अफोर्ड करने का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी कारण आ जाएगा, या तो वस्तु यहाँ पर ले जाने के लिए वही समस्या हो जाएगी कि यहाँ के लोग यहाँ ले बेच पाएंगे कि नहीं, और ये भी मन में संदेह होगा कि ये लोग खरीदने आएंगे कि नहीं। तो ये ऊपरी सीमा वो सीमा होती है जिसके बाहर वस्तु चली जाती है तो वहां पर वो महंगी हो जाती है, वो बिक नहीं पाती, उसकी मांग समाप्त हो जाती है। अब निचली सीमा क्या है, आंतरिक सीमा, इसे समझते हैं। ये क्या है, केंद्र स्थल से वस्तुओं का लाभप्रद पूर्ति हेतु आवश्यक उपभोक्ताओं को न्यूनतम संख्या को संलग्न करती है। जैसे आपके एरिया में यहाँ मार्केट लगा है, अब यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका घर है, अब यहाँ से आप जा रहे हैं इसको खरीदने, तो आपके लिए सस्ती हो जाएगी क्योंकि ये मार्केट है। अब मान लीजिए ये निचली सीमा परास के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नज़दीक है आपके लिए। अब मान लीजिए यहाँ से निकल कर आप चले जाएंगे दूर, तो इसे हम क्या ऊपरी सीमा परास कर देंगे, महंगी हो जाएगी आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इनकी ऊपरी सीमा में से बाहर जाने पर वस्तुएं महंगी होती है, निचली सीमा में लाभप्रद होती है, और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या कम से कम जो होती है वहाँ की, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है और पैसा उनकी बचत होती है, ज़्यादा वो खरीद पाते हैं वस्तुओं को। केंद्र स्थल में जो चौथा पॉइंट आता है
इसको समझ लेते हैं। ये चौथा पॉइंट है सहायक क्षेत्र की आकृति। अभी तक हम यह समझ रहे हैं कि केंद्र स्थल आखिर में बना कैसे और केंद्र स्थल की आवश्यकता क्यों थी, मान्यताएं पढ़ा उसका जो है हमने, और उसके बाद से केंद्र स्थल क्या होता है ये भी जाना, उसके बाद से बाह्य सीमा आंतरिक सीमा क्या होती है, परास क्या होता है, ये सब जान लिया। अब सहायक क्षेत्र की आकृति, जैसे कि सहायक क्षेत्र जैसे मान लो एक केंद्र है, अब इसके इर्द गिर्द एक और सहायक क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, ये सहायक क्षेत्र हो गया, ये केंद्र हो गया। अब इसकी आकृति के बारे में जानेंगे, असल में केंद्र स्थल तैयार कैसे होता है, तो इसे जान लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट इसमें है, वृत्त खींचने पर दो समस्याएं आती है, क्रिस्टालर बताते हैं क्या आता है, वृत्त स्पर्शी ये है, अब दूसरा है वृत्त अतिव्यापी। अब क्या है कि वृत्त स्पर्शी देख लो, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर, और उसके बाद से ये आपका एरिया हो गया, ये देखो यहाँ पर देखो पूरे एक दूसरे से, यहाँ पर ये जो एरिया हो रहा है कि ये इसके अंदर वृत्त खींचा जा रहा है, इसके अंदर ये भरा गया ब्लैक से, ये दो जो है ओवरलैपिंग एरिया और अनसर्व्ड एरिया, मतलब ये केंद्र क्या करता है, ये जो एरिया है ये केंद्र इस एरिया में सप्लाई नहीं कर पाता, या ये केंद्र इस एरिया में सप्लाई नहीं करता, जो ये मैं यहाँ पर बैगनी कलर से कर रहा हूँ, इस एरिया में ये जो भी केंद्र हैं अनरिजर्व जो एरिया है उसको सप्लाई नहीं कर पाते, ये छूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं क्रिस्टालर महोदय कि ये भी केंद्र, चाहे मेन केंद्र चाहे उसका सहायक केंद्र, उसके जो इर्द गिर्द बसे उस केंद्र के एरिया हैं जो अनरिजर्व्ड है, मतलब छूट जाते हैं, अगर वो पूर्ति नहीं होंगे तो केंद्र स्थल का विकास किस लिए, मतलब किसी चीज़ का विकास तभी सही माना जाएगा ना जब सारी चीज़ें उस सहायक क्षेत्र को सप्लाई कर दी जाए अच्छे रूप में, तभी ना, नहीं तो कोई चीज़ खूब विकसित हो जाए उस एरिया में, अब कोई चीज़ विकसित ही ना हो, बहुत पिछड़ जाए तो गलत है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है अनरिजर्व एरिया जो है ये एक जो केंद्र स्थल के अच्छे उदाहरण नहीं है। फिर से उन्होंने एक और वृत्त बनाया, उसमें ओवरलैपिंग एरिया आ गई, तो ये क्या बनाया कि इस एरिया जो ये कमी थी, ये जो एरिया में घेर रहा हूँ बैगनी कलर से, इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए इन्होंने एक वृत्त बनाया, फिर से इसे बनाया, फिर से उसको सटाक बनाया, फिर से उसको सटाक बनाया, फिर से इसको सटाक बनाया, तो क्या होता था ओवरलैपिंग, मतलब इस वृत्त के अंदर भी ये वृत्त ये चला जाता था। जैसे कि अभी समझो ये वृत्त में एक बनाया, इसका केंद्र हो गया, अब यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो छूटा था इसको पूरा करने के लिए मैंने इसे बना दिया, तो क्या हुआ कि एक केंद्र स्थल अपने सहायक क्षेत्रों को ही सहायता करता है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये इसके भी एरिया को ले लेता है, नहीं होता है कि भैया ये हमारा ज़मीन है इसमें मैं ही बस सेवा दूंगा, आपका ये ज़मीन नहीं है, तो कोई आके कहे कि अच्छा चलो मिल बांट के कर लेते हैं, आधा तुम दे देना आधा हम दे देंगे, तो कोई कहेगा नहीं, हम पूरा अपने केंद्र से ही सहायक क्षेत्र को सहायता देंगे। तो इसलिए क्रिस्टालर ऐसा वृत्त बनाने की कोशिश की है कि कोई आपस में झगड़ा ना करे, अब कोई एरिया छूटे ना, तो इसीलिए उन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया और ऐसा षष्टभुजाकार हेक्सागोनल षष्टभुजी वृत्त बनाया एक तरह से जो हेक्सागोनल रूप में था। हेक्सागोनल कैसे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे, फिर से, तो हेक्सागोनल देखो यहाँ पर एक हेक्सागोनल, तो सारे जो केंद्र हैं अपने सहायक क्षेत्र को जो भी माल सप्लाई करना है कर देंगे, उनके यहाँ पहुँचा देंगे, किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने सहायक क्षेत्र की आकृति का निर्धारण किया, उसे ये हेक्सागोनल कहते थे। पांचवा जो केंद्र स्थल में पॉइंट आता है, केंद्र स्थल का पदानुक्रम। मान लो अब सेंट्रल प्लेस जब बन गया तो उसका एक पदानुक्रम होगा। के नियम जो है पहला होता है, इसे हम K3 के नियम से जानते हैं, के नियम ही है ये, इसे K3, फिर से K4, K7 के नाम से अभी आगे बता देंगे, K3 बाजार, ये फिर से आपका होता है यातायात, फिर से ये आपका प्रशासन, तो इस हिसाब से ये चलता है। ये जो होता है स्थायी होता है, याद रखिएगा के का वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होता। अब K3 की जो वैल्यू होती है आप यहाँ पर कणिम निकालेंगे अंडर रूट करके, तो 1.732 होता है, ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो इन्होंने जो केंद्र स्तर का पदानुक्रम किया था K3 नियम से, तो ये A1 B2 C3 4 5 जो है इनका ये पदानुक्रम किया किससे, नियम से, K3 से। K3 नियम क्या, बाजार नियम है ना, याद है। तो कार्यों का प्रकार बाजार में क्या होगा, A+B कार्य है, सेकंड में क्या होगा A+B+C+D है, ऐसे ही आप आ जाइए नीचे तक, ये कार्यों का जो है एक रूप हो गया। कार्यों की संख्या क्या, A+B में 2 कार्य हैं, फिर से यहाँ पर 4 कार्य हैं, यहाँ पर 6 कार्य हैं,
यहाँ पर 8 कार्य हैं, 8 प्लस कार्य हैं। यहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं किसमें, बाजार में। के3 नियम क्या बताता है, बाजार को। अब परास की त्रिज्या, परास क्या है, एक वस्तु की या कार्य करने की क्षमता की एक रेंज होती है, उससे बाहर वस्तु हो जाती है या उससे एकदम कम हो जाती है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको फिक्स वैल्यू है कि आपको 5 की आवश्यकता है कार्य की, अब ये 2 हो जाए उस समय में तो ये भी गड़बड़ है, अब ये 7-8 हो जाए तब भी गड़बड़ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परास की त्रिज्या जो है, जो मानी जाती है उसकी रेंज में होनी चाहिए। अगर उसकी रेंज में है तो चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छे से उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ परास की त्रिज्या क्या है, पहले में ये बता रहे हैं कार्यों के प्रकार में, कार्यों की संख्या में 2 है, फिर से यहाँ पर 5 है, फिर से यहाँ पर 10 है, फिर से 20 है, फिर से यहाँ पर 40 है। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। देखो पहले पॉइंट से, प्रथम श्रेणी में छोटा मोटा कार्य करता है कोई भी और जनसंख्या का कार्य लघु होता है, ये सबसे निचले स्तर का केंद्र स्थल होता है। सबसे निचले जो सबसे नीचे का होता है, मान लो केंद्र स्थल कई हैं बने हुए हैं तो सबसे निचला केंद्र स्थल वही होता है। यहाँ पर लघु कार्य होते हैं, छोटा मोटा कार्य होता है, ठीक है। तो ये A+B हो गया, ये मान लो सबसे छोटा मोटा कार्य हो गया ये एरिया। इसके बाद द्वितीय स्तर अपना कार्य करता है, साथ ही प्रथम अवस्था का भी कार्य करता है। तृतीय अवस्था A+B दोनों का कार्य करता है। फिर से चतुर्थ अवस्था तीनों अवस्थाओं का कार्य करता है। पंचम अवस्था चौथा तीसरा दूसरा एक का भी काम करता है। फिर से छठवां अवस्था पांचवा चौथा तीसरा इस सब का 1 2 का भी काम करता है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एकदम केंद्र का हब होता है, जैसे मान लो ये केंद्र का हब हुआ, पहला एकदम केंद्र का हब हुआ, इसके इर्द गिर्द ये जनसंख्या बसी हुई है। अब ये मतलब ये छठवां स्तर का मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर से बाहर की ओर ले जा रहा हूँ। और ये मान लो आपका दूसरा मतलब पांचवा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया मतलब चौथा। अब ये आपका जो हो गया बना दो, ये ले लो आपका तीसरा हो गया। फिर से और बनाओ, फिर से और बड़ा बनाओ, तो ये क्या होगा, ये मान लो आपका छठवां था, फिर से ये आपका पांचवा था, ये चौथा था, ये आपका तीसरा, ये दूसरा और ये एक, है ना। अब यहाँ पर जो जनसंख्या है लघु रूप में लघु कार्य कर रही है, ये हो गया, ठीक है। ये जनसंख्या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अपने क्षेत्र को सेवा देगी, लेकिन ये जो जनसंख्या दूसरी वाली ये जो कार्य कर रही है, ये अपना भी तो कार्य करेगी, इसका भी कार्य करेगी, पहले का भी। जैसे कि वो परास की त्रिज्या 5 है, अब ये 2 का परास की त्रिज्या है तो ये अपना ही काम कर सकती है, 2 ही। यहाँ पर देखो कार्यों की संख्या 4 है लेकिन परास का त्रिज्या 5 है, मतलब इसका रेंज बढ़ गया तो ये इसका भी कार्य करता है। फिर से तीसरा में आओ, तीसरा में देखो यहाँ पर ये तीसरा है, तीसरा में तीसरा क्या करेगा, दूसरा और पहला का भी काम करेगा। चौथा में आओ, चौथा भी क्या करेगा, तीसरा और दूसरा और पहला काम करेगा। पांचवा का पांचवा चौथा तीसरा और दूसरा एक का काम, छठवां पांचवा चौथा तीसरा दूसरा एक का काम करेगा। तो ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बाजार होता है के3 नियम से समझते हैं हम बाजार को, उसमें होता ही यही है कि जो पहला जो छोटा एरिया होता है वो अपना ही कार्य करता है। उसके बाद से जो भी एरिया आते हैं केंद्र, जो जो बड़ा होता जाता है केंद्र और उसका विशाल रूप होता है, तो वो जो मेन केंद्र होता है छठा, वो सबको सप्लाई करता है। ये यहाँ पर के3 बाजार में ये ऐसे कार्य चलता है, ये बताने का प्रयास कौन किया है, क्रिस्टालर महोदय। अब देखो केंद्रीयता, केंद्र स्थल चल रहा है तो केंद्रीयता की माप भी जान लेते हैं कि क्या सूत्र है। पुस्तक में ZZ बराबर होता है TZ माइनस EZ, पुस्तक बंद TG आपका हो गया फिर से बटे EG पुस्तक बंद। ये सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। अब यहाँ पर ZZ का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं, केंद्रीयता की माप होती है। TZ का केंद्र स्थल पर टेलीफोन की संख्या और EZ का केंद्र स्थल की जनसंख्या और TG का सहायक क्षेत्र टेलीफोन की संख्या और EG का सहायक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। अब जो छठा पॉइंट बताया उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद लेते हैं। तो इसमें कहता है कि हेडिंग में टेलीफोन सेवा से केंद्र स्थल और सहायक क्षेत्र में सेवा के आधार पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला बाजार ग्राम लघु स्तर पर होता है, इसमें 10 से 20 टेलीफोन होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है, दंत चिकित्सा होता है, लघु होटल होता है, जनपद बैंक, मरम्मत की दुकानें होती है, ये सब। दूसरा इसमें होता है उच्चतम वर्ग नगरीय केंद्र होता है और लघु न्यायालय, प्राथमिक विद्यालय, सिनेमा, स्थानीय समाचार और 20 से 50 टेलीफोन और अन्य सेवा। तीसरा जो होता है काउंटी नगर, बचत कार्यालय, सिनेमा, समाचार पत्र, टेलीफोन और 50 से 150 जो होता है आपका टेलीफोन होता है।
तो जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको समझाता हूँ, मान लो एक एरिया हो गया, ये किसका नगर हो गया, इसके नगर में ये केंद्र है। अब केंद्र से सहायक क्षेत्र में क्या होता है, ये सहायता करता है। तो इस एरिया में क्या आएगा, छोटे से मान लो कोई भी यहाँ पर बाजार ग्राम हो गया, जिसे हम बाजार कहते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पर 10 से 20 इस एरिया में टेलीफोन होगा, इसी एरिया में 10 से 20 टेलीफोन होगा, पुलिस स्टेशन एक होगा, फिर से दंत चिकित्सा होगा, बैंक होगा, ये सब हो गया। फिर से उच्चतम वर्ग यहीं पर आ जाएगा। उच्चतम वर्ग थोड़ा भाई किनारे रहेगा, क्योंकि केंद्र से थोड़ा दूर ही उच्चतम वर्ग बैठता है। तो लघु न्यायालय यहाँ पर होगा इस एरिया में। फिर से यहाँ पर प्राथमिक जो है विद्यालय भी होगा, सिनेमा घर भी, स्थानीय समाचार भी और टेलीफोन भी होगा। अब काउंटी नगर मान लो यहाँ पर बसा हुआ है। अब काउंटी नगर क्या करेगा, यहाँ पर बचत कार्यालय होता है, सिनेमा घर भी होता है, समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। तो ये कहता है कि जो केंद्रीयता की माप निकाली जाती है उसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं निकालने के लिए, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से ही केंद्र पर जनसंख्या और सहायक क्षेत्र में जनसंख्या और टेलीफोन केंद्र पर और सहायक क्षेत्र में टेलीफोन के बारे में पता चलता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, कितने लोग सिनेमा देख रहे हैं, कितने लोगों की जनसंख्या कुछ नहीं देख रही है। तो इसी से हम क्या निकालते हैं, इसी से हम निकालते हैं केंद्रीयता की माप। इसी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको ये समझा दिया। और मैं यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिया हूँ रख के कि सहायक क्षेत्र में या केंद्र पर टेलीफोन यूज करने वाले कितने लोग हैं और जनसंख्या कितनी सहायक क्षेत्र में और केंद्र में। तो देखिए अलग अलग जो इनकी पॉइंट है, ये 6वां पॉइंट था समझाया हूँ। 7वां पॉइंट समझ लेते हैं, पदानुक्रम का निर्धारण। पदानुक्रम के निर्धारण के लिए इन्होंने K3 बताया हूँ, K4 और K7 के बारे में बताया था। ये स्थिर वैल्यू है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये जो है इसको जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है क्रिस्टालर के अनुसार केंद्र स्थल या उसके सहायक क्षेत्र 3 वैकल्पिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि K3, K4, K7। बाजार, यातायात और प्रशासनिक, ये प्रशासकीय भी कहा जाता है। के वैल्यू क्या होता है, स्थिर होता है, बता चुका हूँ। अब पहला क्या है, बाजार या आपूर्ति सिद्धांत, K3 नियम। ये 3 संबंध एक का अनुपात इसमें होता है, ये आप लोग को याद रखना है। इसमें क्या होता है कि 2 लघु केंद्र स्थल होता है, एक बड़ा केंद्र स्थल होता है। तो जैसे बड़ा केंद्र स्थल क्या करेगा, दोनों लघु केंद्र स्थल को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। वही ना आपको बताया हूँ कि परास का रेंज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मान लो एक छोटा सा ये एक है, ये अपने आप को ही देगा सप्लाई, इसका कार्य भी अपने आप का ही होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो आएगा ये एक का भी काम करेगा, तीसरा आएगा वो 2 और 1 का भी काम करेगा। ये चीज़ आपको बाजार के K3 नियम से समझाया हूँ वहाँ पर निकाल के मैं, कि कैसे परास उसका रेंज बढ़ता जाता है हर एक केंद्र स्थल का। तो यहाँ बोल रहा है कि लघु केंद्र स्थल और बड़ा केंद्र स्थल, बड़ा स्थल केंद्र स्थल जो है सबका कार्य करेगा, है ना। इसीलिए 3 संबंध एक का अनुपात यहाँ पर होता है। अब देखिए बृहत्तम 7वीं पदानुक्रम से निम्नतम प्रथम पदानुक्रम के प्रतिनिधि केंद्र स्थलों की संख्या 1 संबंध, 2 संबंध, 6, 18, 59, 162 और 486 का अनुपात में है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो ये पहला कौन है, 1 है। ये खुद का क्या करेगा, ये खुद का सेवा देगा खुद ही। फिर से यहाँ 7 है ना, देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो क्या क्या 7वीं बृहत्तम कौन होगा, 7वीं 486 जो है ये बृहत्तम है। अब प्रथम निम्नतम कौन होगा, प्रथम मतलब ये होगा जो मैं आपको अभी बाजार के K3 वैल्यू से परास का निकाल के बताया हूँ 5वां पॉइंट में हेडिंग में, वही यहाँ पर डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कैसे निकलता है। जैसे वहाँ निकाला था ना आपको, देखिए 6 हो गया सबसे बड़ा, या 7 मान लीजिए। फिर से ये आपका हो गया, ऐसे मैं बनाता रहा हूँ, ये हो गया मान लीजिए 6, ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 1। तो ये निम्नतम है, क्या है, निम्नतम है। और ये क्या है, सबसे बड़ा है, बृहत्तम है ना। ये जो है ना सबको सप्लाई करेगा, 7वां सबको सप्लाई करेगा। और ये जो पहला ना खुद का करेगा, दूसरा पहला का करेगा, तीसरा दूसरा और पहला का करेगा, चौथा है तीसरा दूसरा एक को करेगा, 5वां चौथा तीसरा 2 1 को करेगा। अब 6वां जो ये 5वां चौथा तीसरा 2 1 को क्या करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, है ना। यही ना इनका जो है अनुपात है, देखिए यही अनुपात है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, यही ना। दूसरा पॉइंट है प्रथम से
सप्तम केंद्र स्थल के सहायक के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि के बाद क्या आता है अनुपात? 1 आता है, 3 आता है, 9 आता है, 27 आता है, 81 आता है, 283 आता है, फिर से 729 आता है। यह जो संख्या है याद रखिएगा, संख्या ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या बोला है? ये बोला ये है कि जो ये एक संबंध 3 है, तो क्या कह रहा है कि प्रथम से सप्तम की ओर जो बढ़ते हैं ना, तो 3 गुना वृद्धि होता है। क्या होता है? 3 गुना। तो मान लो ये प्रथम था, मैं बताया हूँ, ये 1 हो गया, यहाँ पर नॉर्मल है, ये खुद का सेवा दे रहा है। फिर से 2 पर जो गया ना, 3 गुना वृद्धि, फिर से यहाँ पर 3 पर गया ना, फिर से ये 3 गुना वृद्धि, फिर से 4 पर गया 3 गुना, 5 पर गया 3 गुना, फिर से 6 पर गया 3 गुना, 7 पर गया 3 गुना। तो देख लो, 3 तिरिका 9, 9 तिरिका 27, 27 तिरिया 81, 81 तिया 243, 43 तिया 729, आप कर लो, आ जाएगा। तो ये है, ज्यों जो बड़ा नगर होता जाएगा उसकी जो देने की क्षमता होगी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया वृहत्तम बाजार नियम में K3 वैल्यू का जो भी रूल है वो मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बाजार नियम K3 वैल्यू में प्रथम श्रेणी से सप्तम श्रेणी की ओर हम जाते हैं, तो जो समान पदानुक्रम वाले केंद्र स्थलों के बीच की दूरी होती है, तो 7, 12, 21, 36, 62, 108 और 186 ये होता है। अब ये क्या होता है, मान लो पहला जो होगा 3 हो गया, है ना, नॉर्मल है, फिर से दूसरा में 3 गुना वृद्धि हुआ, तीसरा में 3 गुना वृद्धि हुआ, चौथा में भी 3 गुना वृद्धि हुआ, तो ये 1.732 के रूप में बढ़ती जाती है गुणा करोगे तो वही कह रहा है। तो 7 में गुणा करो 1.732 का कितना आएगा? 12 आएगा। फिर से इसमें करो इतना गुणा 1.732 का 21 आएगा। फिर से इसमें करो 1.732 का तो आपका 36 आएगा। फिर से इसमें करो 1.73 का 65 आएगा। फिर से 65 में करोगे 1.732 का 108 आएगा। फिर से 108 में करोगे 1.732 का 186 आंसर आएगा। तो ये आपका ऐसे गुना बढ़ती जाती है। क्या है? प्रथम श्रेणी से जो हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा 1.732 की हिसाब से डिस्टेंस जो है किसी भी केंद्र स्थल का बढ़ता जाता है। तो मान लो ये पहला केंद्र स्थल था, इसका जो है 7 किमी डिस्टेंस था, तो दूसरा केंद्र स्थल यहाँ आया, इसका हो जाएगा 12। क्यों आएगा? 7 में हम गुणा करेंगे 1.732 का, तो हमारा क्या निकल आएगा? 12। फिर से 12 में गुणा करेंगे 1.732 का, फिर से 21 में, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हमको जो है किसी भी केंद्र स्थल से निम्न केंद्र स्थल, प्रथम केंद्र स्थल से सप्तम केंद्र स्थल तक, मतलब 7वां केंद्र स्थल तक हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कौन सा केंद्र स्थल कितना दूरी पर बसा हुआ। तो ये वैल्यू भी याद रखना, वैल्यू डायरेक्ट दे देता है एग्जाम में, मैं बस आपको लगा के बता दिया हूँ कि ये होता कैसे। इतना डिटेल बता रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। बहुत मेहनत किया हूँ, आपको इतना आसानी से भी समझा रहा हूँ। ये बहुत टफ है, लोग समझाते नहीं है, बस इसको वैल्यू को दे के चले जाते हैं कि याद कर लेना। अब सेम ऐसे ही यातायात सिद्धांत में K4 है, स्थिर वैल्यू ये भी है। 3 + 1 = 4 होता है। छोटा केंद्र स्थल 3 होते हैं और बड़ा केंद्र स्थल 1 होता है। तो ये क्या करेगा? बड़ा केंद्र स्थल इसको सप्लाई करेगा ना, हाँ, तीनों को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो चलो सप्तम से प्रथम के क्रम में केंद्र स्थल की संख्या दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरा पॉइंट है एक संबंध 3, फिर से 12, फिर से 48, फिर से 192, फिर से 768, संबंध 31, 72। अब ये आपको ऊपर ही लगा के मैं बता दिया हूँ, तो यहाँ पर वही बस आप समझ लो, ऐसे ही ये प्रोसेस काम करता है। अब ये ज़्यादा डिटेल में तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ एक से। अब ये दूसरा आप अपना अप्लाई कर सकते हो, सेम वैसे ही बनेगा, ये भी आपका बनता जाएगा। तो सप्तम से 7 यहाँ पर आपको केंद्र स्थल ले लिया है, और 7 से हम प्रथम की ओर चले जाएंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये रेंज प्राप्त हो जाएगा इसका। कितने आपके जो है यहाँ पर यातायात के जो है केंद्र स्थल बने हुए हैं। फिर से तीसरा यहाँ पर इनका सिद्धांत में, प्रशासकीय सिद्धांत में K7 6 + 1 होता है। छोटा केंद्र जो होता है 6 होता है, बड़ा केंद्र 1 होता है। तो सप्तम से प्रथम क्रम में तो हम जाएंगे तो एक संबंध 7, फिर से 49, फिर से ऐसे ये बढ़ता जाता है। यहाँ तक संख्या ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे उठा के पूछ देता है।
अब ये संख्या एक संबंध 7 49 393 24 01 फिर से 16,807 फिर से यहाँ पर 11 76 49 ये संख्या याद रखिएगा। ये किसकी संख्या है? K7 वैल्यू की संख्या है। ये आपका केंद्रों की वैल्यू है। ये केंद्रों का जो है केंद्र कैसे सप्लाई करते हैं दूसरे केंद्र को। तो इसमें छोटा केंद्र की संख्या कितनी है? 6। बड़े केंद्र की संख्या क्या? 1 है। वही है, बड़ा केंद्र ले लो फिर से छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ये चीज़ है। 7 की बना दोगे और फिर से ये क्या होता है कि वही नियम चलता है कि अपने से छोटे को ये सप्लाई करते हैं ज़्यादा। छोटा जो पहला वाला खुद की सप्लाई खुद करता है और किसी की सहायता नहीं करता। तो प्रशासन भी ऐसे ही कार्य करती है यहाँ पर। जैसे मान लो एक एरिया में, गाँव में एक पुलिस स्टेशन है प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत, तो बस उस गाँव का ही करेगा ना, और उसके अगल बगल का थोड़ी ना करेगा। लेकिन उस क्षेत्र में 3 पुलिस स्टेशन, तो क्षेत्र सबको देखेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा केंद्र स्थल सिद्धांत के साथ स्टालर महोदय का पूरा सिद्धांत खत्म होता है। A to Z जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके पूरा बता दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश किया हूँ पूरा समझाने को और आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट के वीडियो में। लास्ट का केंद्र स्थल सिद्धांत, वो भी जर्मनी के थे, ये भी जर्मनी के, और इनका भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा था। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।